अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इमरान खान पिछले कई माह से एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत को घर भेजने की धमकियां भी दे रहे हैं और साथ ही अपने खिलाफ केसेस का सामना भी कर रहे हैं। जहां कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें वक्ती रिलीफ मिल गया है और तौहीन अदालत केस में अदालत ने उनके जवाब पर बादी नज़र में इज़हार इत्मीनान करते हुए उन्हें एक और बयान हल्फी जमा करवाने का मौका फराहम कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान मुसलसल लॉन्ग मार्च की धमकियां भी दे रहे हैं। कल इस्लामाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक की कॉल उस वक्त देंगे जब पार्टी की तमाम तंजीमें तैयार होंगी। इमरान खान ने कहा कि वो हफ्ते को देखेंगे कि उनके टाइगर्स कितना तैयार हैं, इसके बाद हकीकी आज़ादी की कॉल देने का फैसला करेंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि 25 मई को वो मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद नहीं आए थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं। उन्होंने राना सनाउल्लाह को खबरदार किया कि उन्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पुरअमन एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया, जो तुमने शेलिंग की, हमारी तो तैयारी नहीं थी तब। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ, वो वैसे डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। इमरान खान एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और अपने कारकुनान और तंजीमों को तैयार रहने का हुक्म दे रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर PTI की जानिब से रेड जोन या डी चौक आने की सूरत में सख्ती से निपटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अगर डी चौक आने की कोशिश की तो धुनी तैयार है। अहम बात यह कि इमरान खान की सियासत आर्मी चीफ की तैनाती के गिर्द घूम रही है। इमरान खान मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत अपनी करप्शन की वजह से नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए अहल नहीं है और अब इस मामले पर तहरीक इंसाफ कानूनी जंग की तैयारी भी कर रही है। आज द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी से रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने समेत मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के अलावा तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर एक और पोजीशन इख्तियार कर ली है। अब PTI की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि सीनियर मोस्ट जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी और हम ये कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जनरल को नया आर्मी चीफ लगाना चाहिए। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, लेकिन हम इसके साथ साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरिट पर अपॉइंटमेंट होगी, फेवरेट्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। कि जो सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको लगाया जाए तो फिर ये पिक एंड चूज नहीं होगा। इमरान खान हुकूमत पर आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने और इलेक्शन करवाने के लिए मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं और लॉन्ग मार्च को अपनी तहरीक का हतमी मरहला करार दे रहे हैं। लेकिन क्या ये एहतजाजी लॉन्ग मार्च सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाने और धमकाने का एक जरिया है या फिर इमरान खान मार्च करेंगे? और अगर इमरान खान वाकई लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दे रहे? इसमें ताखीर क्यों हो रही है? इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तारीख ना देने की 4 मुमकिन वजूहात हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख के ऐलान में ताखीर इसलिए कर रहे हैं कि अभी उनकी तंजीमें और कारकुनान की तैयारी नहीं है, जिसका कल उन्होंने कन्वेंशन से खिताब में जिक्र भी किया कि वो हफ्ते के एहतजाज में अपने कारकुनान के जोशो शिरकत के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। दूसरी वजह यह है कि इमरान खान को इस बात का यकीन नहीं है कि लॉन्ग मार्च से वो मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे, क्योंकि 2014 में भी 126 दिन का धरने के बावजूद वो अपने मुतालबात नहीं मनवा सके थे। तारीख ना देने की तीसरी वजह यह हो सकती है कि क्या इमरान खान अगर धरना देते हैं तो वो डी चौक आ सकेंगे या उन्हें किसी मखसूस जगह पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि 25 मई के एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डी चौक आने से मना कर दिया था और ये केस सुप्रीम कोर्ट में अब भी जेर समात है। जबकि चौथी और अहम तरीन वजह क्या यह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के ऐलान के लिए किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं और किसी गैबी मदद के मुंतजर हैं। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि 25 मई को जब हम आए थे हमारी तैयारी नहीं थी, धावा बोला पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, लेकिन अब हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। आपको भी कह रहे हैं कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी
और जवाब में आप ये कह रहे हैं कि ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस फेंका जाएगा, रबर बुलेट्स तैयार हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये अगर इमरान खान साहब आए इस्लामाबाद की तरफ तो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो मामला इंतशार की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है या कोई बीच का रास्ता है? शहजाद साहब, ये तो वक्त बताएगा कि मुझे छुपने के लिए जगह नहीं मिलती या इमरान खान को भागने के लिए जो है वो रास्ता नहीं मिलता। तो मामला ये है कि जब ये 25 मई को आए थे तो उससे पहले कुछ तकरीबन 1.5 महीना ये पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे पंजाब में हर ज़िले में गए, वहाँ पे जाके जलसे किए। तो वो क्या कर रहे थे? ये अगर ये तैयारी नहीं कर रहे थे तो किस लिए जो है ये खज्जल हो रहे थे हर ज़िले में और हर तहसील में, और लोगों को वहाँ पे जाके जो है वो इस बात पे उभार रहे थे कि जी आप लॉन्ग मार्च में जो है वो मेरे साथ चलें। और फिर ये किस तरह से ये कह रहे थे कि मैं 50 लाख लोगों को जो है वो लेके इस्लामाबाद आऊँगा। अगर तैयारी नहीं थी तो फिर किस तरह से ये क्लेम कर रहे थे 50 लाख लोगों को लाने की? इन्हें चाहिए कि ये अपना फेलियर जो है वो तस्लीम करें कि उस वक्त इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, सब कुछ किया, वो तो कर रहे हैं ना लेकिन तस्लीम, लोगों ने वो तो कह रहे हैं हम इसकी तैयारी उस के काल साथ को नहीं आए थे। रिजेक्ट किया जी, इसकी काल को रिजेक्ट किया। और ये टोटल ना 50 लाख, ना 25 लाख, ना 20 लाख, टोटल को 7-8 हज़ार लोग जो है वो ये लेके आया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये फिर नाकाम हो गए, जो है वो यहाँ से जो है वो वापस लौटा। उसके बाद इसने उस दिन यहाँ पे कहा था कि मैं 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूँ। तो अब मेरा ख्याल है कि वो 6 दिन की बजाय कोई 120 दिन हो गए हैं। तो अब अभी वो कह रहा है कि मैं जो है वो तैयारी कर रहा हूँ, मैं पता नहीं उसको चेक करूँगा। आज चेक कोई आज उन्होंने कॉल दी हुई है चेक करने की, कोई मेरा ख्याल है जी, उन्होंने कहा कल मैं देखूंगा कितने लोग निकलते हैं, तो लोग तैयार हैं या नहीं, उसके बाद फैसला करूंगा मैं। ये शहजाद साहब ये एक फितना है। ये मुल्क में अफरा तफरी अनारकी चाहता है। ये कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तसलसल के साथ। तो इसका कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए। तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, तमाम अदारों को इस फितने की जो है वो शनाख्त करनी चाहिए और इसका कला कोमा करना चाहिए। मतलब ये डेट का ऐलान अब तक क्यों नहीं कर रहे? क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं डेट दूंगा? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से मैंने ये सवाल किया कि आप कब की डेट देंगे और क्या वाकई में आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो कहेंगे तो हम कर लेंगे। मैंने कहा उससे क्या आपकी मुराद है? तो उन्होंने ज़्यादा वजाहत की नहीं इस बात की। लेकिन आप तो क्योंकि वजीर दाखिला हैं, बड़े अहम मनसब पर हैं, तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि क्यों ये कह रहे हैं कि जब कहेंगे तो कर लेंगे? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस बात के पीछे जो आप देख रहे हैं कोई ऐसी बात है। कोई भी इस इंतशार को और इस जो है वो अफरा तफरी को जो है वो पसंद नहीं करेगा। ये सारा इंतशार, ये अफरा तफरी, ये फितना जो है, ये सारा इसके अपने दिमाग की जो है वो पैदावार है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त मुल्क जब 1/3 जो है पानी में डूबा हुआ है, 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, तो कौन सी इसको इलेक्शन की डेट दे दी जाए जी कि जी फ़लाँ डेट को जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाएगा। और ये किस तरह से मुमकिन है कि इसके कहने के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है उसको डिले किया जाए या उसको इफ़ेक्ट किया जाए या उसको एक्सटेंशन में तब्दील किया जाए। अगर इस तरह से होगा तो ये तो फिर अदारे की तबाही का समा होगा। ये तो फिर हर 3 साल बाद जो है वो इसी तरह से फिर जलसे हुआ करेंगे, लॉन्ग मार्च हुआ करेगा, जुलूस हुआ करेगा और फिर जाके जो है वो अदारे के सरबराह की जो है वो तैनाती हुआ करेगी। इस तरह का कोई मजाक या इस तरह की सूरत हाल जो है वो कोई बर्दाश्त की जा सकती है, या इस तरह से कोई अदारा जो है वो कायम रह सकता है, या इस तरह से कोई मुल्क जो है वो चल सकता है? अच्छा राणा साहब, ये एक तरफ तो अजीब वो एक अहमक इंसान है, एक तरफ और तो इस वो किस्म के दबाव जो है वो डालना चाह रहे मंसूबे हैं, इसके मार्च दिमाग में की जन्म लेते धमकी रहते दे रहे हैं। हैं। राणा साहब, एक तरफ वो दबाव डालना चाहते हैं, मार्च की धमकी और कह रहे हैं कि आप तारीख का ऐलान कर लें, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ रहनुमा जैसे फवाद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया,
कि तमाम सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए, इवन स्टैब्लिशमेंट को बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी फ्रेमवर्क है उसका एक बड़ा फ्लॉ है कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, तो एक तवाज़ुन होना चाहिए, उस हवाले से साथ बैठ जाएं। वो कह रहे हैं तमाम लोगों को बैठना चाहिए। और अभी मैंने सुना एक दो इंटरव्यूज़ में तो बड़ी नवाज शरीफ की उन्होंने तारीफ की है और ये भी कहा है कि नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, इमरान खान हो, जब वो इतने वोट लेकर आते हैं तो जिम्मेदारी उन पर होती है, लेकिन जिम्मेदारी तो सियासतदानों पर डाल दी जाती है, अथॉरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास होती है। तो ये तो वही नुक्ता है जिस पे नवाज शरीफ भी बात करते रहे। क्या कम से कम इस नुक्ते पे बैठ के बात हो सकती है? नहीं, देखें, बैठ के बात किससे हो? फवाद चौधरी से बैठ के बात करें, या जो है वो अपना जो है वो शिबली फराज साहब से बैठ के बात करें। मामला ये है कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा तो किसी की कोई हैसियत नहीं है, ना वो किसी की सुनता है ना वो किसी की मानता है, और ख़ुद उसका मौक़िफ़ ये है कि मैं अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं, मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, सारी अपोजिशन को जो है वो गालियाँ देता है। और सब 4.25 साल वो हुकूमत में रहा, उसने कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन से जो है वो फ़ोन पे बात नहीं की। सबको जो है वो उसकी नज़र में चोर हैं, सब डाकू हैं। नहीं, लेकिन राजा साहब हुकूमत में तो आप है ना, अगर कोई बातचीत इनिशिएट करनी है तो आप लोग कम से कम मुझे बताएंगे किसके साथ बैठ के बात की जाए। सर, इनिशिएट तो हुकूमत करेगी ना बातचीत, और ऐसा नहीं है कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई। 25 मई को लॉन्ग मार्च की सुबह एक हेलीकॉप्टर आया, उसमें पीटीआई का वफ्द था, उन्होंने आप लोगों से मुलाकात की, तो बातचीत तो होती रहती है। इनिशिएट तो हुकूमत भी कर सकती है ना, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी देखिए क्या होती है कि इंस्टेबिलिटी से बचाएं, कियोस से बचाएं। ये नहीं कह सकते आप हर मर्तबा के रबर बुलेट मार के तुम्हें भगा देंगे। कहीं ना कहीं आपको बातचीत करके भी रास्ते का मसले का हल निकालना है ना। नहीं, आप मुझे बताएं कि इससे पहले कभी उसने बातचीत के मुतल्लक जो है वो कभी उसने अपना इरादा ज़ाहिर किया है? कभी उसने ये कहा है कि मैं उस वक्त की अपोजिशन जब वो गवर्नमेंट में थे या इस वक्त हुकूमत के साथ उन्होंने कभी बात करने की बात की? सर, मैंने मिसाल दे दी ना अभी 25 मई को। मामला ये है कि वो अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके अब पटिशन दायर करते हैं, वहाँ पे वादा करते हैं, वहाँ पे जो है वो बयान अल्फी लिख के देते हैं उसकी जमात के लोग, और बाद में वो कहता है कि ये कौन है जी ये बात वहाँ पे करने वाले। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो डी चौक में जाऊँगा, मैं तो किसी और जगह पे जो है वो नहीं जाऊँगा। यानी उसकी किसी बात का एतबार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वाली बात करें, बड़ी अहम है क्योंकि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया इमरान खान को, लेकिन रिपोर्ट मांगी थी और एजेंसीज ने और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके दे भी दी सुप्रीम कोर्ट को। तो इस हवाले से भी आप सुप्रीम कोर्ट से क्या रुजू करेंगे अगर इमरान खान दोबारा आना चाहते हैं रेड जोन की तरफ? नहीं, देखें, इसमें ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो बड़ा वाज़ेह हुक्म है, तो इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, कोई और भी जा सकता है, हुकूमत भी जो है वो जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये आदमी जो है ये इसका कोई एतबार नहीं है, इसका कोई वादा नहीं है, कोई इसकी जो है वो किसी बात के ऊपर जो है वो ये ठहरता नहीं है, तो इसलिए ये इसके इन यानी भले वो गिदड़ बपकियाँ ही हों, भले वो इसके प्रेशर टैक्टिक्स हों, लेकिन हमें जो है वो उसके ऊपर गाफिल नहीं बैठना चाहिए। हमें एक बुनियादी तौर पे जो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए तैयारी है वो हमें बिल्कुल रखनी चाहिए, और उसके बाद फिर जैसी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक जो है वो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा राना साहब, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब के 2-3 बयानिए रहे हैं हालिया दौर में। पहले न्यूट्रल्स के तो दिए, फिर ये भी कहा कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की निगरानी में ही इलेक्शन होनी चाहिए, मौखर कर दें, जो नई पार्टी आएगी हुकूमत बनाएगी वो फिर नए आर्मी चीफ का तयन करेंगे, अपॉइंट करेंगे उसको। और अब एक और रिसेंटली पोजीशन पीटीआई की ये रही है कि सीनियर मोस्ट जनरल का प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में है जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, यही प्रिंसिपल के तहत तैनाती हो तो फिर मसले मसाइल नहीं पैदा होंगे। ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा भी अपने 2 दिन पहले इंटरव्यू में कि इमरान खान साहब भी चाहते थे कि सीनियर मोस्ट शख्स हो। तो क्या इस असूल पे आपके ख्याल में हुकूमत इत्तेफाक कर सकती है? फिर तो ये हमेशा का जो एक अपॉइंटमेंट का मसला है हर 3 साल बाद जो खड़ा हो जाता है वही खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि फ़ौज जैसा जो हसास अदारा है उसके मुतल्लक ये मामलात जो हैं ये इस तरह से जलसों में डिस्कस होंगे, ये इस तरह से बयानात से अगर कोई ऐसी बात होनी भी है, अगर कोई ऐसी किसी तजवीज़ के ऊपर अमल होना भी है, अगर किसी ऐसी तजवीज़ के ऊपर अगर कोई बाहमी गुफ्त शनीद इस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से या अपोजिशन में आपस में होनी है,
या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अगर आपस में बात करनी है तो क्या ये जलसों में होगी, ये टॉक शोज़ में होगी, ये इस तरह से जो है वो बयानात देने से होगी? अगर तो ये आदमी ये समझता है कि ये तजवीज़ दुरुस्त है और ये इस तजवीज़ के ऊपर अमल करने के लिए ये बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस जितना अहमक आदमी को है नहीं दुनिया में। और अगर ये शरारत कर रहा है तो फिर इसकी इस शरारत को, इसके इस फितने को जो है वो पूरी कुव्वत से जो है वो पूरी कौम को कुचलना चाहिए और इसका जो है वो सद्देबाब करना चाहिए। आप मुझे बताएं कि ये मामलात अगर कोई एक्सटेंशन पे बात होनी थी, अगर कोई लेजिस्लेशन पे बात होनी थी, तो ये बातें जो है ये तो लेकिन वक्त से पहले जो है अच्छा, इन चीज़ों को इस तरह से आप डिस्कशन में ला नहीं सकते। इसने तो ये डिस्कशन में ला के अगर कुछ होना भी था तो उसका भी रास्ता बंद कर दिया। से पहले ये डिस्कशन में इसलिए आ रही है कि एक तो इमरान खान ने खुद ये ऑब्वियसली चैप्टर खोला है और दूसरा फिर हम देखते हैं कि ये आप किसी के भी बयान उठा के देख लें, माजी में भी यही हुआ था 2016 में कि बड़ा मुश्किल हो गया था हुकूमत चलाना क्योंकि नवंबर करीब था। तो ये तारीख तो हमारी रही है। अब इमरान खान साहब को छोड़ दें, उनकी जमात को छोड़ दें, हामिद खान साहब भी कल यही कह रहे थे, दीगर वकला लीगल एक्सपर्ट भी ये बात करते रहे कि इस तरह का अगर कोई हम फैसला कर लें तो शायद हर 3 साल बाद जो एक कियोस पैदा होता है उससे हम छुटकारा पा लेंगे। तो आपकी अपनी भी तो उसमें कोई राय होगी ना? नहीं, देखें 2016 में कहाँ क्यास पैदा जो है वो क्यास पैदा हुआ था। बिल्कुल बड़ा स्मूथ जो है वो जो डिफेंस के थ्रू जो आर्मी की लीडरशिप ने जो है वो जो जिन लोगों के नाम भेजे उनमें से जो है वो एक नाम जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मुतल्लक फैसला किया। क्या डॉन लीग्स के मामले को इस्तेमाल करके एक्सटेंशन के लिए दबाव नहीं डाला गया था उस वक्त की हुकूमत पर? नहीं, तो उस वक्त की हुकूमत के ऊपर देखें उस वक्त यानी आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जो है वो ये बात की जा रही थी कि ये एक्सटेंशन होगी, तैनाती होगी, एक्सटेंशन होगी, तैनाती होगी। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी उससे पहले जो है एक्सटेंशन के मुतल्लक कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने तो नहीं की। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या उसको और दीगर मामलात को इस्तेमाल करके क्या दबाव डाला गया था या नहीं डाला गया था, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी, इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी ये बात ना तो उन्होंने पार्टी में की है और ना ही कभी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया है कि उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया था। सही है। राना साहब, एक और मामला है इसाक डार साहब का। क्या साबिक वजीर खजाना इसाक डार साहब ने फैसला कर लिया है कि जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्या इतलात हैं? जी, वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, कब तक? नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। और इतलात ये भी थी कि शायद मुमकिन है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम अमरीका से वापसी में लंदन जाएंगे, उनके साथ ही आ जाएं, ऐसा भी कोई इरादा है? नहीं, जो मेरी इतला है वो वज़ीर आज़म के साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट वीक में उनके आने की जो है वो तवक्को है। सही। और जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो क्या वज़ारत ख़जाना का कलमदान उनको दे दिया जाएगा? देखें, वो कलमदान लेके जो है वो काम करें या कलमदान के बग़ैर काम करें, वो एक पार्टी के सीनियर तरीन जो है वो रहनुमा हैं और वो इकानमी को मुल्क के इक़्तिसादी अमूर को जो है वो बहुत समझ रखते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उससे हुकूमत तो उनसे इस्तिफ़ादा ज़रूर करेगी। वो इस्तिफ़ादा जो है वो किसी शक्ल में भी हो सकता है। राना साहब, 2 वज़ीर ख़जाना तो मुल्क में नहीं हो सकते और मेरे ख्याल से उससे तो बुरा कुछ होगा ही नहीं, ना मईशत के लिए ना आपकी पार्टी के लिए। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब रहें और मुकम्मल तौर पे मुशावरत या फिर एक डिफेक्टो वज़ीर ख़जाना या डिफेक्टो वज़ीर आज़म के तौर पे इसाक डार साहब काम कर रहे हो। तो अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, कोई ना कोई मकसद तो होगा इस वक्त। देखें, ये एक टीम वर्क ही होता है। इसमें जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है, आपका क्या ख्याल है कि जो भी फ़ैसले होते हैं कोई मिफ्ता इस्माइल साहब वो खुद ही उठ के या बैठ के कमरे में फ़ैसले कर लेते हैं? ये बाकायदा एक टीम होती है, उसमें डिस्कशन होती है, फ़ैसले जो हैं वो सारे जो है वो कंसेंसस से होते हैं, वज़ीर आज़म की अप्रूवल से होते। तो मैं समझता हूं लेकिन इस वक्त कई अहम माशी अमूर पर इसाक डार साहब एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा करेंगे। इस वक्त कई अहम माशी अमूर पर इसाक डार साहब की और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की राय मुख्तलिफ है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कलमदान किसके पास होगा? पार्टी लेवल पे कोई फैसला किया है कि अगर इसाक डार साहब अब जा रहे हैं पाकिस्तान, अपने केसेस का तो सामना करेंगे लेकिन साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी बनेंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के 6 महीने भी मुकम्मल होने वाले हैं,
वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि उनको सेनेटर बना के एक्सटेंड किया जाएगा उनका टर्म, तो अब पार्टी ने क्या फैसला किया आत्मी तौर पर? इस बारे में पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया और इस बारे में अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फैसला करेंगे। वो दोनों सूरतों में से कोई सूरत भी हो सकती है, जो सूरत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो भी हो सकती है, और जो आप फरमा रहे हैं कि उनको वो वज़ीर ख़ज़ाना आके बनेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। ये कोई, इसमें कोई रुकावट तो नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो दोनों सूरतों में जो है वो पार्टी की खिदमत और हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तकरीबन 5 साल तक इलाज के गर्ज से लंदन में रहने के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की एक बार फिर पाकिस्तान वापसी और वतन वापस आकर वज़ारत ख़जाना संभालने की खबरें आ रही हैं। और ब्रेक से पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इसहाक डार अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जबकि आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने के हवाले से मुकदमे में इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं और उन्हें वापसी पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि इसहाक डार इस माह के आखिर तक पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या वो पाकिस्तान वापस आकर फौरी तौर पर वज़ारत ख़जाना का कलंदान संभालेंगे या मिफ्ता इस्माइल अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे। अहम बात यह है कि नैब की जानिब से करप्शन रेफरेंस दायर होने के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अक्टूबर 2017 में अचानक ताजिकिस्तान रवानगी की खबरें सामने आई थी और उस वक्त वज़ारत ख़ारजा ने बताया था कि इसहाक डार एक रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान गए हैं और 1-2 रोज़ में वापस आ जाएंगे। मगर 2 रोज़ बाद इसहाक डार के वकील ने अदालत को बताया कि इसहाक डार दुशंबे से जिद्दा गए हैं, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई है और फिर वो इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। लंदन जाने के बाद इन 5 सालों के दौरान इसहाक डार कहते रहे कि वो इलाज मुकम्मल होते ही मुल्क वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में अदालत ने इसहाक डार को मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया था। इसहाक डार का पासपोर्ट भी मंसूख कर दिया था और उनकी जायदाद नीलाम कर दी गई थी। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। वफाक में नून लीग की हुकूमत है। शहबाज शरीफ हुकूमत इसहाक डार को नया पासपोर्ट दे चुकी है और आज उन्हें एहतसाब अदालत से भी बड़ा रिलीफ मिल गया है। आज जज मोहम्मद बशीर की अदालत में इसहाक डार के वकील ने दरख्वास्त की कि उनके मौकिल एयरपोर्ट से सीधा अदालत आएंगे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से नैब को रोका जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए कहा कि इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका देते हैं, उन्हें पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए और वो पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी का मामला देखेंगे। अदालत ने 7 अक्टूबर तक इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। अहम बात यह कि जब इसहाक डार के खिलाफ नैब का केस बना और वो मुल्क छोड़ के गए, उस वक्त नून लीग और इदारों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे। मगर आज जब वो वापस आ रहे हैं तो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में तब्दीली आ चुकी है। इसहाक डार जब मुल्क छोड़कर गए थे, उस वक्त इदारों से ताल्लुकात की खराबी को अपने मुल्क छोड़ने की वजह करार देते थे। कहते थे कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो वो अपना मुंह खोल देंगे। इसहाक डार ताल्लुकात की खराबी की एक वजह यह भी बयान करते थे कि वो फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते थे, मगर इदारे अरबों रुपए मांगते थे। जिस दिन मैंने अपने मुल्क के मुफाद में अपना मुंह बंद किया हुआ है, जिस दिन मैंने हकायक बताया ना, मेरी किन से लड़ाई है, मेरी क्या इश्यूज हैं, मुझे किस वजह से इसमें सब में फंसाया गया है, तो इंशाल्लाह फिर दुनिया देखेगी। और मैं बहुत सब्र का इम्तहान दे रहा हूँ। अभी भी मैं सब्र चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क के मामलात बाहर की किसी दुनिया में बैठ के ना करूं, क्योंकि मुल्क में आके तो किसी ने मुझे बोलने भी नहीं देना। इनके बाप ने भी उतनी खिदमत नहीं की होगी पूरे मिल के जितनी खिदमत मैंने पाकिस्तान की है। अगर मैं शाहजेब साहब ये कहूं कि भाई फिजिकल डिसिप्लिन है, मुल्क आगे जा रहा है, हमें 8% ग्रोथ पे जाने दो, तो अभी इतना मुंह मत खोलो कि तुम हंड्रेड ऑफ बिलियंस मुझसे मांगो। जरा थोड़ा सब्र करो। तो क्या ये मेरा जुर्म है? क्या मैं अपनी जाती जेब से देना था और इनकी जाती जेब में जाना था? ये इतनी दुश्मनी आगे नहीं लेके जाते। ये बहुत इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। इसहाक डार इदारों से ताल्लुकात की खराबी की ये वजह बता रहे थे, मगर अब खबरें सामने आ रही हैं कि इसहाक डार दोबारा पाकिस्तान के वजीर खजाना बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नून लीग की सफ़ों में इसहाक डार को दोबारा वजीर खजाना बनाने पर इत्तेफाक हो चुका है, क्योंकि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कुछ रोज़ पहले ही मिफ्ता इस्माइल पर एतमाद का इजहार करते हुए बताया था कि पार्टी मिफ्ता इस्माइल को सेनेटर पर सोच रही है, ताकि मिफ्ता इस्माइल बतौर वजीर खजाना अपना काम जारी रख सकें। 2 बातें आपने की हैं कि एक सेनेटर बनने की या
की जो एक्सटेंशन है टेन्योर की, ये जो 6 महीने एक्सपायर हो रहे हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट हमारी कंसिडर करेगी। ही इज़ डन वेल। हमारी गवर्नमेंट जो है इस बात पे बड़ा कंफर्ट ले सकती है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है मिफ्ता इस्माइल की वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो एतमाद जो है मैं समझता हूँ कि वॉज वेल प्लेस्ड एंड नॉट मिसप्लेस्ड। ख्वाजा आसिफ मिफ्ता इस्माइल पर एतमाद का इजहार कर रहे थे, मगर नून लीग में एक धड़ा है जो मिफ्ता इस्माइल के बजाय इसहाक डार को वजीर खजाना देखना चाहता है। इसहाक डार की वापसी की खबरों पर आज वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया कि इसहाक डार दीनदार, दयानतदार और दर्द दिल वाले बड़े प्रोफेशनल इंसान हैं। इनका वाहिद गुनाह मुल्की मफाद के लिए सच्चाई पर डट जाना था, जिसकी भारी कीमत उन्होंने और उनके खानदान ने बार बार अदा की। इनकी वापसी मईशत, सियासत और नून लीग के लिए नेक शगुन साबित होगी। नून लीग के कुछ लोग इसहाक डार की वापसी के मुल्क के लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन खबरों को मजाक करार दे रही है। फवाद चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसहाक डार का केस भी ख़त्म कर दिया गया है। इसहाक डार पाकिस्तान आकर फिर वजीर ख़जाना होंगे, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमने खुद इसहाक डार साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने मसरूफियत के बायस शिरकत से माजरत कर दी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है और मुल्क में 1/3 हिस्से में सैलाब की तबाकारियों ने माशी मुश्किलात में संगीन इजाफा कर दिया है। इस वक्त सैलाब के नतीजे में मुल्क की मईशत को $30 अरब का नुकसान होने का खदशा है, जिसके बाद पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्जों की वापसी में फौरी रिलीफ की अपील कर रहा है। अहम बात यह है कि इब्तिदा में पाकिस्तान की मदद के हवाले से आलमी बरादरी के सुस्त और नाकाफी रद्दअमल पर सवालात उठ रहे थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब से क़यामत खेज तबाही का एहसास हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुसलसल आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद और कर्ज की वापसी में आसानी निकालने की अपील कर रहे हैं और ये वाजे कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की मदद करना कोई एहसान नहीं बल्कि ये पाकिस्तान का हक है। जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी दुनिया से पाकिस्तान की मदद करने की अपील की है और अक़वाम मुत्तहिदा और फ्रांस ने भी पाकिस्तान की मदद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस करवाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां आज वो जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जबकि आज ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस क्लब से कर्जों की वापसी में रिलीफ देने पर गौर करने की अपील की और कहा कि इसके बगैर हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस क्लब से कर्जों में रिलीफ की अपील की है, मगर इनकी इस अपील से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का तासुर गया और इसकी वजह से आलमी बॉन्ड मार्केट में 2022 का पाकिस्तानी बॉन्ड तारीख की कम तरीन सतह 82.99 सेंट तक गिर गया, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को वजाहत देना पड़ी कि पाकिस्तान सिर्फ बायलैटरल क्रेडिटर्स से कर्ज की वापसी में रिलीफ चाहता है और इसका कमर्शियल बॉन्ड होल्डर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने यह भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दिसंबर में $1 अरब के बॉन्ड की बर वक्त अदायगी करेगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे इस वक्त जो बैरूनी ईमान को मिल रही है और अगर जो पाकिस्तान का डेट है वो अपील मान ली जाती है और डेट रीस्केड्यूल कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर अकबर जैदी ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक मसला पहले से था, पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल नहीं हो रही थी और ख़ासतौर पर इशू ये था कि इस साल जो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स है वो हम कैसे पूरी करेंगे और इसके बाद फ्लड से भी बड़ा नुकसान हुआ है। $30 बिलियन के नुकसान का तखमीना लगाया गया है और इनिशियली जो दुनिया का रिस्पांस था वो भी स्लो था, लेकिन अब कुछ खबरें आई हैं। यूनाइटेड नेशन के पॉलिसी पेपर ने कहा है कि पाकिस्तान का जो डेट है वो रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है। IMF अपनी शराइत नरम करने पर तैयार हो रहा है और साथ में वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि $1.7 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तो आपको लगता है इससे जो ज़रूरत है लोगों की जो सैलाब मुतासरीन है वो भी हम पूरी कर सकेंगे और जहाँ पर पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट का इशू है वो भी कुछ हद तक संभल जाएगा अगर ये कमिटमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो? जी शादिर, मेरे ख्याल थोड़ा वक्त लगेगा ये पैसे आने में, क्योंकि कमिटमेंट्स हो जाती हैं लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के बाद ही आती हैं। लेकिन यही ऐलान कर देना, इशारा कर देना, यही अपनी जगह पहले बरले पे एक अच्छा कदम है। उम्मीद तो ये है कि पैसे अगर पाकिस्तान आ जाते हैं वो सही जगह खर्च होते हैं, सर्फ होते हैं, उन लोगों को मिलते हैं जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये पहले भी हमने देखा हुआ है, बहुत पहली एड आई है लेकिन और अभी भी जो कुछ जो मटेरियल एड आई थी
वो हमने तस्वीरें देखी और कुछ सोशल मीडिया पे भी बात चली थी कि उन लोगों को तक नहीं पहुंची जिनको पहुंचनी चाहिए थी और ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी हुई है वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, जाहिर है कि अगर आपको बाहर से कुछ रही है और आपकी ज़रूरत है तो फिर बेहतर ही है। और ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम देख रहा है वो ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है। अब हुकूमत का कहना है कि फ्लड्स इसकी मेन रीजंस है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, हमें कॉटन इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो क्या फंडामेंटल रीजंस है या आपको लग रहा है कि स्पेकुलेशन का एलिमेंट भी मौजूद है जिसकी वजह से प्रेशर है रुपये पर? जी, स्पेकुलेशन तो खैर बहुत ज़्यादा है और पिछले दिनों स्टेट बैंक ने भी नोटिस लिया था कुछ बैंकों का जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत जल्दी जो है मुनाफा कमा लिया था। बहुत यानी जो सुनने में आया था वो ये था कि एक क्वार्टर में जो उन्होंने पैसा फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से कमा लिया था वो एक साल के बराबर था। लेकिन ये तो खैर हुआ है जो कम अज़ कम सुनने में आया है। दूसरी बात ये है कि सारी दुनिया में अगर आप देखें इस वक्त पाउंड जो है 40 साल की कम तरीन लेवल पे है, उसके मुताबिक डॉलर से यूरो बढ़ गया है। सारी जो करेंसीज डिवैल्यू हुई हैं। येन पहली दफ़ा बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया है फॉरेन एक्सचेंज में। तो ये एक आलमी ट्रेंड है और 2 दिन पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, फेडरल रिजर्व ने बढ़ाया था अमेरिका में और अब और बढ़ाएगा। तो ये अमल चलता रहेगा, ये सिर्फ फ्लड्स की वजह से नहीं है। फ्लड्स देखें एक शॉक होता है, एक मुस्तकिल सी चीज़ नहीं होती। ये शॉक ख़त्म हो गया, अब इसको ज़रा संभालने की ज़रूरत होगी, लेकिन हमारे रुपए की कीमत में मज़ीद कमी आती रहेगी। और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की खबरें आ रही है और हमारे प्रोग्राम में कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने कि अगले हफ्ते आ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना बनते या नहीं बनते ये तो नहीं पता, लेकिन नून लीग में भी बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें बांध ली है कि इसहाक डार साहब आएंगे तो जो रुपया है वो स्ट्रेंथन होगा, वापस कहीं ना कहीं रिकवरी उसमें नज़र आएगी। पहले भी इसहाक डार साहब कर चुके हैं, इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। आपके ख्याल में इसहाक डार साहब जब वापस आ जाएंगे और अगर वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, क्या कोई ऐसे इकदामात हैं जो वो ले सकते हैं और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल नहीं ले रहे जिससे रुपया जो है मजबूत होगा? इसहाक डार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो जो हवा में घुमाएं और डॉलर जो है 242 से 170 तक आ जाए। ये हो नहीं सकता और ये बिल्कुल जो गलत मुआवजना है कि 10 साल पहले उन्होंने क्या किया था, उस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या थी। आपको याद होगा कि उस वक्त सीपेक बड़े पैमाने पे चल रहा था, बाहर से पैसे आ रहे थे, एक ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में चल रही थी तो पाकिस्तान को काफ़ी मराहत मिल रही थी, बाहर से भी पैसे आ रहे थे। तीसरा ये कि उस वक्त इस वक्त जो आलमी मंडी में क्राइसिस है, ये मेरे ख्याल 2008 में भी जो था वो कुछ अरसे के लिए था, ये उससे ज़्यादा संगीन है और ख़ास तौर पे डॉलर के रेट के हवाले से। तो मेरा तो ख्याल है कि एक तो वो आते हैं, अगर बनते हैं नहीं बनते मुझे नहीं पता इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, लेकिन अगर वो आते हैं वो शायद कुछ दिन तक कुछ रुपए तक कम कर सकें डॉलर का रेट, लेकिन उसके बाद ये उनके बस की बात नहीं है। ये एक आलमी ट्रेंड है जिसमें पाकिस्तान शामिल हो गया, ये और आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए शायद कम हो जाए, रुपया स्ट्रेंथन हो जाए, डॉलर कम हो जाए, लेकिन ये आर्जी होगा। तो वो जो कह रहे हैं इसहाक डार साहब के 170 180 की वैल्यू होनी चाहिए डॉलर की, आपके ख्याल में ये करना मुमकिन है नहीं उनके लिए भी? बिल्कुल नामुमकिन है। और वही बात है, आपको याद होगा कि जब वो पहले भी आए थे उन्होंने कहा था मैं 100 से नीचे लेके आऊँगा, 100 से नीचे आ गया था, हमारी मईशत काफ़ी उसका नुकसान हुआ था। फिर बाद में जब दूसरी इन्हीं की हुकूमत आई थी, जब मिफ्ता इस्माइल आए थे बल्कि, तो उनको डिवैल्यू करना पड़ा। अब देखें दुनिया की पूरा जो सूरत हाल है उस वक्त और आज के मुकाबले में बहुत बदल गई है। और ये 170 160 कोई भी नहीं कह रहा, बल्कि अब वो कह रहे हैं 220 230 या 240। तो आज अगर 242 है या 45 है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये होगा ज़रूर कि इसहाक डार क्या एक पुराना सा एक रेपुटेशन है, उसको इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ जोर डालेंगे। लेकिन सियासत भी तो चल रही है मुल्क में। उस वक्त जब इन्होंने किया था इस तरह की सियासत नहीं थी। अगर हफ्ते के दिन से इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च या धरना होने वाला है तो चाहे वो इसहाक डार हों या कोई भी हों, वो डॉलर का रेट कम नहीं कर सकते और चंद घंटों के लिए, चंद दिन के लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर जैदी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।